हेलो हेलो। चलिए, बहुत लोग खुश हैं कि पास होकर ट्वेल्थ में आ गए। ठीक है, अरे हो जाएगा, विश्वास रख। जिनको अपने ऊपर विश्वास है, ठीक है, वो जरूर पास होंगे। 100 में से एक होता है जो फेल होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ तुम उनमें से नहीं हो। ठीक है। अगली बात देखो यार, ट्वेल्थ क्लास में केमिस्ट्री की थोड़ी सी इन्फो मैं दे देता हूँ कि जैसे 11th क्लास में आपने देखा हो, सबसे ज़्यादा जो चैप्टर थे वो किसके थे? 11th में सबसे ज़्यादा चैप्टर किसके थे? फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? ये 11th क्लास की बात है। 11th क्लास में ज़्यादातर आपके फिजिकल केमिस्ट्री थी। जैसे आपने चैप्टर पढ़े मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, स्टेट्स ऑफ मैटर, वो सब फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर थे। ऑर्गेनिक का वेटेज अगर आप देखो 11th क्लास में बहुत कम होता है, बहुत कम। लेकिन 12th क्लास में दोस्तों जो मेजर पोर्शन है, 12th में जो मेजर है वो आपकी ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का जो वेटेज है 12th क्लास में वो आपका रहेगा 40%। जो आपका एग्जाम आएगा उसमें से 40% आपसे ऑर्गेनिक पूछी जाएगी। ठीक है, इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का जो वेटेज है वो आपका है 30 से 35%। 30 से 35%। ठीक है, और आपका जो इनऑर्गेनिक है रिमेनिंग, उसका वेटेज थोड़ा कम है, 25 से 30%। ठीक है, अब ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ऑर्गेनिक के लिए बेसिकली अगर आपको 12th की ऑर्गेनिक पढ़नी है तो आपको एक आना चाहिए नोमेनक्लेचर, एक आनी चाहिए जीओसी, उसके अलावा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर किसी को नोमेनक्लेचर जीओसी आता है तो उसको 12th की ऑर्गेनिक में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। जब हम ऑर्गेनिक का कोर्स शुरू करेंगे तो मैं आपको बिगनिंग में थोड़ा सा जीओसी का रिवीजन भी कराऊंगा। हर चैप्टर में जहाँ जहाँ जीओसी के कंसेप्ट्स आएंगे वो मैं रिवाइज कराते हुए चलूंगा। ठीक है, इस पोर्शन से पहले दोस्तों हमें फिजिकल केमिस्ट्री शुरू करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री, एक डिफरेंस बताता हूं। जो 11th की फिजिकल केमिस्ट्री थी ना, वो थी काफ़ी टफ। उस समय मैं नहीं बोलता था आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ थी। जैसे आपने चैप्टर देखे हो थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स यार टफ चैप्टर में आता है बहुत। आयनिक लोग नहीं कर पाते, आयनिक समझ नहीं पाते। ठीक है, हाँ, मोल कंसेप्ट, जैसे मोल कंसेप्ट हो गया, आयनिक हो गया, थर्मो हो गया, दोस्तों ये टफ चैप्टर्स में आते हैं। ऐसी डिफिकल्टी आपको 12th क्लास में नहीं मिलेगी। वो फिजिकल के सबसे टफ चैप्टर थे। 12th में जो फिजिकल के आप चैप्टर पढ़ोगे ना, आसान आसान चैप्टर पढ़ोगे, आपको मजा आएगा, बहुत ही अच्छा होगा तुम्हारा, सच बता रहा हूं। बहुत अच्छा होगा। अगर ईमानदारी से पढ़ोगे ना तो इधर तो फुल मार्क्स भी सिक्योर करते हैं बच्चे। ऐसे ही स्टूडेंट्स हैं जो प्री बोर्ड में जस्ट पास हुए हैं और बोर्ड में 95% प्लस लाते हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, देखो अभी क्या होता है, तुम 11th से आए हो तो 11th में अलग अलग स्कूलों में अलग अलग पैटर्न है। हर स्कूल में अलग तरीका है सवाल पूछने का। ठीक है, लेकिन ऐसा 12th में नहीं है। 12th में भले ही तुम प्री बोर्ड देना, ठीक है, और बोर्ड का एग्ज़ाम देना, जो चीज़ें पूछी जाती है ना वो हमें पता है। लेकिन 11th में स्कूलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हर स्कूल अलग तरीके से चीज़ें को पूछता है। जैसे आपने फिजिक्स में खासकर देखा होगा, केमिस्ट्री में इतना नहीं फेस करते। इधर आपने पढ़ लिया ना, तो आपको स्कूल की किस तरह की टेंशन होगी, ना ही बोर्ड की। आप सोचो कि हम 100% की तैयारी आपको करवाएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर करेंगे। बस आपको ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है, और हर रोज साथ के साथ थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करते हुए चलना है। बिना सेल्फ स्टडी के कुछ नहीं है। जैसे मैंने आज मान लो शुरुआत करी सॉल्यूशन चैप्टर की, सॉल्यूशन चैप्टर की शुरुआत करी, जाके एक बार लेक्चर देख लिया। मान लो कल मैंने लेक्चर 2 आपको पढ़ाया, तो जब लेक्चर 2 जाकर पढ़कर घर पे गए, तो जब आप सेल्फ स्टडी करने बैठे तो सबसे पहले आप लेक्चर 1 रिवाइज करना। लेक्चर 1 रिवाइज करने के बाद लेक्चर 2। ठीक है, ऐसे ही मान लो लेक्चर 5 पढ़कर गए इधर से, तो जैसे ही घर जाओगे पहले वो 4 लेक्चर फटाफट, फिर उनमें टाइम बहुत कम लगेगा, 2-2 मिनट में रिवाइज होते चले जाएंगे। एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते तो टाइम रिड्यूस होता चलता है।
तो ऐसा होगा, लेक्चर 5 जब पढ़ोगे ना, लेक्चर 1 पे लगेगी सिर्फ 2 मिनट, लेक्चर 2 पे भी 2 मिनट 2 मिनट, ठीक है, लेक्चर 4 पे थोड़ा 5 से 10 मिनट लग जाएगी, फिर लेक्चर 5 पे आओ। पूरे चैप्टर को ऐसे करना, ठीक है। अगर आपने एक चैप्टर में भी ये फॉलो करा ना, तो विश्वास करिए आप उस चैप्टर को एंड तक नहीं भूलोगे, साल के एंड तक, ठीक है। अगर आप इस मेथड से पढ़ोगे तो सेल्फ स्टडी के बिना कुछ नहीं यार। देखो टीचर कितना भी अच्छा हो, कोई फर्क नहीं, ज़्यादातर जो रोल रहता है ना वो सेल्फ स्टडी का रहता है। टीचर का रोल है लाइफ में, ठीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा रोल आपकी सेल्फ स्टडी का है। एक अच्छा टीचर आपको चीज़ें समझा देगा, आपको क्लास में सेटिस्फाई कर देगा, लेकिन अगर आपको सच में एग्जाम में मार्क्स सिक्योर करने हैं तो आपको खुद से भी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। जो हमने पढ़ा है बस वही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ पढ़ना भी नहीं। और टेस्ट का ये रहेगा, जैसे जैसे हमारा एक एक चैप्टर होता रहेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट आपके साथ में चलते रहेंगे। जैसे 3-4 चैप्टर हमारे खत्म होंगे तो कंबाइंड टेस्ट भी चलते रहेंगे। टेस्ट का सिस्टम भी आपको बहुत अच्छा देखने को इधर मिलेगा, ठीक है। और किसी तरह के डाउट्स है तो पूछ सकते हो। हर्ष, किसी तरह के डाउट है तो पूछिए। और ऐसा नहीं है तुम गर्मियों के कपड़े पहन सकते हो, ठीक है, अभी जरूरी नहीं है ऐसा, तो ठंड जा चुकी है, अब गर्मियाँ आ गई है, पहन सकते हो कपड़े। और किस तरह के डाउट हो? तन्वी, कुछ भी पूछ सकते हो, कोर्स के बारे में, सर प्रिपरेशन के बारे में। चलिए बस आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, सॉल्यूशंस। सबसे पहले तो ये जानते हैं सॉल्यूशन है क्या। सॉल्यूशन है क्या, देखो मैंने दोस्तों क्या करा, ध्यान से सुनो। ये मैंने बनाया कंटेनर, ये बनाया मैंने कंटेनर, ये मैंने देखो इसके अंदर दोस्तों पानी लिया, ये वाटर है, ये वाटर है, और वाटर के ऊपर यहां से दोस्तों मैंने कुछ शुगर का अमाउंट लिया, शुगर ली, चीनी। और जो ये चीनी है, ये जो चीनी है, ये जो शुगर है, ये मैं अब वाटर के अंदर डालूंगा। मैंने शुगर को वाटर के अंदर डाला और दोस्तों मिक्स कर दिया। क्या कर दिया? मिक्स। जब शुगर को वाटर के अंदर डालकर मिक्स करूंगा तो दोस्तों मिक्सचर बनेगा। बताओ क्या बनेगा? मिक्सचर। यहां बन जाएगा मिक्सचर। अब मिक्सचर के अंदर क्या दिखाई देगा? मिक्सचर के अंदर क्या दिखाई देगा? मिक्सचर के अंदर हमें दिखाई देगा, देखो ये पानी है, और शुगर को जब इधर डालकर मिक्स करा तो हर जगह दोस्तों शुगर के पार्टिकल्स कहीं ना कहीं इस सॉल्यूशन में ऐसे तैर रहे होंगे। सॉल्यूशन के अंदर शुगर के पार्टिकल्स ऐसे तैर रहे होंगे। सिंपल सी बात है यार, पानी के अंदर शुगर डाला, मिक्स कर दिया, मिक्सचर बना। अब ध्यानपूर्वक सुनना, मैंने क्या करा, ये मिक्सचर बना, इसके इधर से 10 ml को पकड़ा, सिर्फ 10 ml को। 10 ml पर मेरी नजर गई। 10 ml के अंदर जो भी वाटर और शुगर का अमाउंट है वो मैंने नोट कर लिया। इस 10 ml के अंदर मैंने झांका, पानी का कुछ ना कुछ अमाउंट है और शुगर का कुछ ना कुछ अमाउंट है, वो मैंने नोट कर लिया। ठीक है, चलो भाई नोट कर लिया, इतना शुगर आ गया, इतना पानी। फिर मैंने 10 ml कहीं और से देखा, मैंने यहां से 10 ml देखा। जब यहां से 10 ml देखा, जब यहां से 10 ml देखा तो इसके अंदर भी शुगर का अमाउंट और पानी का अमाउंट वही मिला जो इस 10 ml में मिला था। मतलब कहीं से भी मैं 10 ml ले लूं, उस 10 ml के अंदर शुगर और पानी का अमाउंट मुझे सेम मिलने लगा। अगर मुझे हर 10 ml में कहीं से भी 10 ml ले लूं, शुगर और पानी का अमाउंट सेम मिलने लगा, इसका मतलब ये मिक्सचर हर जगह एक जैसा है। और अगर ये मिक्सचर हर जगह एक जैसा है, हर जगह एक जैसा है, तो इस मिक्सचर को दोस्तों हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मिक्सचर। इस मिक्सचर को बोलेंगे यूनिफॉर्म मिक्सचर, एक जैसा मिक्सचर, हर जगह एक जैसा। और यूनिफॉर्म को
होमोजीनियस भी बोलते हैं। होमोजीनियस का मतलब एक जैसा, होमो का मतलब एक, होमोजीनियस का मतलब एक जैसा। मतलब क्या है? ये जो मिक्सचर है दोस्तों, ये यूनिफॉर्म मिक्सचर है, और इसी यूनिफॉर्म मिक्सचर को, इसी होमोजीनियस मिक्सचर को दोस्तों हम सॉल्यूशन बोलते हैं, इसे ही सॉल्यूशन बोलते हैं। अब आपको अगर ये मिक्सचर बनाना है, दो कंपोनेंट से बना सकते हो, जैसे शुगर और पानी। बनाने को तीन से ही बना सकते हो भाई, पानी, शुगर और ऊपर से मैंने नमक डाल दिया। चार से बना सकते हो। मान लो तुम चाय बनाते हो, क्या बनाते हो? चाय। तो चाय जब तुम बनाते हो तो उसके अंदर क्या क्या डालते हो? अभी रुक, देखो, पानी, दूध, रुको, हाँ चलो कोई बात नहीं, आपके घर नहीं बनती पानी की, लेकिन ज़्यादातर घरों में अगर मैं बात करूं, ठीक है, जिनको दूध बचाना होता है तो वो पानी डालते हैं, ठीक है। और दूध की पीते हो जब भी तो तुम्हारा ये हाल है। अगर तुम थोड़ा सा पानी मिला देते तो इतना फैट नहीं मिलता तुम्हें, ठीक है। चलो देखो, वाटर, मिल्क, शुगर और टी लीव्स, चाय की पत्ती, ठीक है, चार चीजों का मिक्सचर है। जब हम बारी बारी सबको डालते हैं तो एक तरह से बॉईल करते हैं, मिक्स होते हैं, तो वहां पर भी यही है कि आप कोई फिक्स्ड वॉल्यूम ले लो। मान लो मैंने चाय बनाई, चाय के अंदर सब कुछ है दोस्तों, पानी भी है, मिल्क भी है, टी लीव्स भी है, सब कुछ है। अगर मैं उसमें मान लो कहीं से 10 ml ले लूं और उसमें मैंने नोट कर लिया भाई इतना वाटर का अमाउंट है, इतना मिल्क का अमाउंट है, इतना शुगर का अमाउंट है, इतना चाय की पत्ती का अमाउंट है, कहीं से भी 10 ml पकड़ लूं, कहीं से भी 10 ml पकड़ लूं, पानी का अमाउंट, दूध का अमाउंट, शुगर का अमाउंट और चाय की पत्ती का अमाउंट क्या रहेगा? सेम। अगर दोस्तों फिक्स्ड वॉल्यूम के अंदर, फिक्स्ड वॉल्यूम बोले तो 10 ml, फिक्स्ड वॉल्यूम के अंदर सभी कंपोनेंट्स का अमाउंट मुझे सेम मिले, फिक्स्ड वॉल्यूम के अंदर, फिक्स्ड वॉल्यूम में कहीं से भी पकड़ लूं, अगर मुझे फिक्स्ड वॉल्यूम के अंदर कंपोनेंट्स का अमाउंट क्या मिले? सेम, तो ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। तो देखो क्या लिखा है, सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। फिर इसके बाद लिखा है वंस द मिक्सचर इज फॉर्म्ड कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेसेस। जैसे एक बार ये सॉल्यूशन बन जाता है ना, तो कंपोनेंट्स को अलग करना मुश्किल हो जाता है। जैसे घर पे पानी में चीनी मिक्स करना, मिक्सचर बना देना, फिर अगर आपका मन कर रहा है चलो अब चीनी को दोबारा पाते हैं, तो क्या चीनी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, ठीक है। तो फिजिकल प्रोसेसेस से आप इनको फिर सेपरेट नहीं कर पाते। ऐसे चाय बन गई, मान लो दक्ष की बात करता हूँ, इसको चाहिए थी सिर्फ दूध वाली चाय, लेकिन किसी ने पानी वाली चाय बना दी। अब ये कह रहा है उसमें से मुझे अपना जो दूध है वो वापस चाहिए, इसको सिर्फ पानी वाली चाय में से इसको दूध वापस चाहिए, तो दूध नहीं मिल सकता भाई इसको। ये तो एक तरीका है, चाय पी मत या वो पानी वाले चाय पी ले, एक ही है, एक ही ऑप्शन रहेगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन हैं जिनमें सिर्फ दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट को बोलते हैं सोल्यूट, एक को बोलते हैं सोलवेंट। दोस्तों जो कंपोनेंट कम मात्रा में होता है उसे क्या बोलते हैं? सोल्यूट। जैसे मैं पानी के अंदर चीनी डाल रहा हूं तो चीनी कम मात्रा में है, जो कंपोनेंट कम मात्रा में है उसे बोलते हैं सोल्यूट। द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, द कंपोनेंट, दोस्तों सोल्यूट में लिखूंगा, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट। कम अमाउंट में पाए जाने वाला जो कंपोनेंट है, कम अमाउंट में पाए जाने वाला जो कंपोनेंट है उसे बोलते हैं सोल्यूट। ऐसे ही वो कंपोनेंट जो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सोलवेंट। द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट,
जैसे नमक को पानी में डाला, नमक तो कम मात्रा में लिया, नमक क्या होगा? सोल्यूट। और जो आपका पानी है जो ज़्यादा मात्रा में है उसे क्या बोलेंगे? सोलवेंट। तो बाइंड्री सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। बाइंड्री का मतलब ही दो होता है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट हो, जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट हो। जो कम मात्रा में वो सोल्यूट, जो ज्यादा मात्रा में वो सॉल्वेंट। अब ध्यानपूर्वक सुनना, एक्वस सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जिनमें पानी सॉल्वेंट का रोल निभाता है, जिनमें पानी सॉल्वेंट का रोल निभाता है। भाई ध्यान से सुनो, यह है पानी। पानी सॉल्वेंट रहना चाहिए, चाहे सोल्यूट आप कुछ भी रख लो, चाहे इसमें नमक डाल लो, नमक प्लस पानी, या शुगर डाल दो, शुगर प्लस पानी, ठीक है, कुछ भी डाल लो, कुछ भी डाल लो। अगर पानी आपका सॉल्वेंट है तो पानी का मतलब होता है एक्वस, पानी का मतलब होता है एक्वस। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें पानी आपका सॉल्वेंट का रोल निभाता है उन्हें बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन भाई अब मान लो आपका मन करा, शुगर को पानी में नहीं मिलाते, शुगर को अल्कोहल में मिलाते हैं, ऐसे मन कर रहा है, घर पे कहीं देख लिया आपने अल्कोहल, तो आपने सोचा चलो इस बार पानी में बहुत मिला लिया है सब, आपने सोचा चलो शुगर मिलाते हैं थोड़ा बहुत, इसको मीठा करते हैं। अब मान लो आपने अल्कोहल के अंदर आपने शुगर डाल दी, अल्कोहल के अंदर शुगर डाल दी, तो अब आपने जो सॉल्वेंट लिया वो पानी से अलग लिया, आपने इधर पानी तो सॉल्वेंट नहीं लिया। ऐसे सॉल्यूशन जिनमें आप पानी को सॉल्वेंट ना लेकर किसी दूसरे सब्सटेंस को सॉल्वेंट ले लो, जैसे मैंने अल्कोहल ले लिया, मैं बेंजीन भी ले सकता था। भाई अनेक सॉल्वेंट है दुनिया में, पानी बस हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर जगह हमें पानी सॉल्वेंट दिखाई देता है। एक तो पानी इजीली अवेलेबल है, एक सस्ता है, हर जगह तो पानी है दुनिया में, कहीं भी देख लो। देख यहाँ पे ग्राउंड वाटर, थोड़ा सा गड्ढा खोदोगे यहाँ पानी मिल जाएगा, ठीक है। और जाओगे समुंदर, हर जगह पानी। ऐसी कोई जगह बता दो धरती पे जहां पानी ना हो, इसलिए पानी को हम सॉल्वेंट ले लेते हैं, ठीक है। यहां पे बताओ, अबे चांद धरती का पार्ट नहीं है, चांद अलग जगह है। दूध पीता है ना, इसलिए हालत है। चलिए देखो, पानी को सॉल्वेंट ना लेकर किसी और को सॉल्वेंट ले लेना, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इन विच द सब्सटेंस अदर देन वाटर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, भाई पानी के अलावा किसी दूसरे को सॉल्वेंट ले लेना, किसी दूसरे सब्सटेंस को सॉल्वेंट ले लेना, इन्हें बोलते हैं नॉन एक्वस। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस का मतलब पानी को सॉल्वेंट लिया, नॉन एक्वस पानी को सॉल्वेंट नहीं लिया। इसके एग्जांपल, एक्वस सॉल्यूशन के एग्जांपल, अरे कुछ नहीं, NaCl को पानी में डाल दो, NaCl को वाटर में डाल दो, NaCl को वाटर में डाल दो, इसके एग्जांपल नॉन एक्वस। चलो शुगर को अल्कोहल में डाल दो, शुगर इन अल्कोहल, क्लियर है। तो एक बार फटाफट ये 2 स्लाइड उतारो, फटाफट सब उतारी, पेजेस दो। बिल्कुल कर सकते हो आप, अल्कोहल ले लो बहुत ज्यादा, आप अल्कोहल बहुत ज्यादा ले लो, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा वाटर डाल दो, तो उस समय जो वाटर है वो आपका क्या बन जाएगा? सोल्यूट, ठीक। लेकिन उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? नॉन एक्वस। जो सॉल्यूशन का नाम है वो तो सॉल्वेंट के बेसिस पे आ रहा है ना, अगर पानी सॉल्वेंट है तो एक्वस, पानी नहीं है तो नॉन एक्वस। अब आप कह रहे हो ऐसा आप सॉल्यूशन बनाना चाहते हो इसमें अल्कोहल ज्यादा हो और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो ऊपर, तो पानी तो सोल्यूट हुआ ना, और अल्कोहल आपका सॉल्वेंट हुआ, तो ये कैसे सॉल्यूशन में आएगा? एक्वस या नॉन एक्वस? नॉन एक्वस, ठीक है। और आपको एक अंदर की बात बताता हूं, ये कैसे देखते हैं कि किसकी क्वांटिटी ज्यादा किसकी कम?
ये कैसे देखते हैं कि किसकी क्वांटिटी ज़्यादा किसकी कम? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको बोल दूँ ये सब्सटेंस मैंने इतने ग्राम लिया, ये इतने ग्राम लिया, तो क्या आपको लगता है ग्राम को देखकर हम बता सकते हैं? जैसे मैं आपको बोल दूं भाई एक सब्सटेंस मैंने लिया 45 ग्राम, 45 ग्राम, और एक लिया मैंने 55 ग्राम, 55 ग्राम, बताओ कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? नहीं ऐसा। बिल्कुल, नंबर ऑफ क्या देखते हैं? मोल्स। असल में सोल्यूट सॉल्वेंट को मोल से देखा जाता है। अब मैं आपको कह दूं कि एल्कोहल के 2 मोल्स हैं, कितने? 2। पानी के 3 मोल्स हैं, और उनको मिक्स कर दिया तो किसके मोल्स ज्यादा? पानी के। किसके मोल्स ज्यादा? पानी के। जिसके मोल्स ज्यादा हैं वो तो बनेगा सॉल्वेंट, और जिसके मोल्स कम है वो क्या बनेगा? सॉल्यूट। मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट को जब क्वांटिटी से देखना है, ज्यादा है कम, तो किससे देखें? मास या मोल्स? मोल्स। मोल्स से देखना। अगर मोल्स बराबर हो जाए, मोल्स क्या हो जाए? बराबर, फिर आप भले ही मास से देख लो, लेकिन पहले में मोल्स से देखना। जैसे अब मैं कहूं पानी के हैं 2 मोल्स और ये एल्कोहल के हैं 3 मोल्स, अब सॉल्वेंट कौन है? पानी के हैं 2 मोल्स और एल्कोहल के हैं 3 मोल्स, सॉल्वेंट कौन है? एल्कोहल। क्योंकि एल्कोहल के 3 मोल्स हैं, उसके मोल्स ज्यादा है तो सॉल्वेंट, और पानी यहां बन गया सॉल्यूट। तो दरअसल अंदर की बात है, सॉल्यूट सॉल्वेंट को अगर डिसाइड करना है तो मोल से देखते हैं, मोल से, मास से नहीं देखते। मोल्स जब सेम हो जाते हैं ना, जब हम मास का इस्तेमाल करते हैं, मोल्स जब सेम हो जाते हैं उस समय हम मास का इस्तेमाल करते हैं। एक और बात यहां पर देखिए यार, आप सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाना, जो सोल्यूट है ना वो भी सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट ऑक्यूपाई कर लेगा। जैसे मैं चीनी को पानी में मिलाता हूं, तो वैसे चीनी का फिजिकल स्टेट क्या था? चीनी का अगर मैं फिजिकल स्टेट देखूं तो सॉलिड था, लेकिन आपको पता है वाटर का क्या था? लिक्विड। जब आपने शुगर को वाटर में मिलाया तो अब चीनी क्या सॉलिड रूप में रही? नहीं रही। चीनी का सॉलिड रूप नहीं रहा। जो चीनी है दोस्तों, चीनी है वो भी लिक्विड फॉर्म में आ गई। जो चीनी है दोस्तों वो भी लिक्विड फॉर्म में आ गई। ये लिक्विड फॉर्म किसकी थी? वाटर। वाटर बोले तो सॉल्यूट या सॉल्वेंट? सॉल्वेंट। तो असल में जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हो ना, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट का ही रूप धारण कर लेता है, सॉल्वेंट की ही फिजिकल स्टेट को ऑक्यूपाई कर लेता है। एक और एग्जांपल, जैसे पानी देखते हो, कहीं भी पानी हो, जैसे जोड़ का पानी, तो उसमें ऊपर से ना गैस हमेशा पानी के अंदर डिजोल्व होती है। जैसे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, आपकी मछली हो गई, क्रोकोडाइल हो गया, तो कैसे जीवित रहते हैं? वो पानी से ही ऑक्सीजन लेते हैं। तो जब वो गैस, हमें तो पता है वो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन जब वो पानी में जाती है तो पानी का ही रूप धारण कर लेती है। पानी में मिक्स होने के बाद वो पानी का ही रूप धारण कर लेती है। ये हर सॉल्यूट की सच्चाई है कि जब वो सॉल्वेंट में मिक्स होता है तो वो सॉल्वेंट का ही फिजिकल स्टेट ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब तो ये है सॉल्वेंट की ही चलेगी। तो जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करके जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी फिजिकल स्टेट किससे मैच होगी? सॉल्यूट या सॉल्वेंट? सॉल्वेंट। अब ये बताता हूं, चीनी की सॉलिड, पानी की लिक्विड, मिक्स करा, फिजिकल स्टेट मिक्स लिक्विड। लिक्विड किसकी थी? सॉल्यूट या सॉल्वेंट? सॉल्वेंट। तो जो हम सॉल्यूशन रेडी करेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलाने से, उसकी जो फिजिकल स्टेट आएगी वो सॉल्वेंट वाली ही होगी। ठीक है, वो सॉल्वेंट वाली ही होगी। तो यहां पे मैं एक लाइन लिख सकता हूं, द फिजिकल स्टेट of solvent and solution remains the physical state of solvent and solution remains same. The physical state of solvent and solution remains same. साथ साथ उतारते हुए चलना।
बढ़िया से नोट्स बनाना। ये एक कंसेप्ट है, ये एक पॉइंट है, ठीक है। बस एक पॉइंट आपको लिखवाया है। उतार लिया? अच्छा, ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो हम कर रहे हैं, शायद आप 11वीं में पढ़ कर आए हो, 11th में, है ना। 11th में मोल कंसेप्ट में अलग से पढ़ाया जाता है कंसंट्रेशन टर्म्स। तो 3 लेक्चर हमारे ऐसे ही बीतेंगे। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जिन्हें आता है बहुत अच्छी बात है, उनका हो जाएगा रिवीजन। जिनको नहीं आता ना, और उनको अगर मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पढ़ा दूं, प्रॉब्लम हो जाएगी। और 12th क्लास का जो सॉल्यूशन का भी आपका एग्जाम होगा ना, तो उसमें भी कंसंट्रेशन टर्म्स के सवाल रहते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स के सवाल आते हैं, मोलैरिटी के सवाल आते हैं। इस पूरे चैप्टर में ना जगह जगह मैं आपको बता रहा हूं, कहीं मोल फ्रैक्शन इस्तेमाल होगा, कहीं मोलैरिटी इस्तेमाल होगा, कहीं मोलैलिटी। तो अगर वो किसी को पता ही नहीं है तो वो क्या सॉल्यूशन करेगा। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन के बेसिक्स आपको करवा रहा हूं, कंसंट्रेशन टर्म्स। उतार। चलिए भाई, शुरुआत करते हैं कंसंट्रेशन टर्म से। देखो, जैसे मैंने लिया, ध्यान सुना, मैंने लिया पानी, मैंने लिया दोस्तों वाटर, पानी। पानी के अंदर डाल दिया सॉल्ट। अब मैं ये पता लगाना चाहता हूं कि मैंने कितना सॉल्ट डाला, इस सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्ट प्रेजेंट है, मैं जानना चाहता हूं। असल में मैं जानना चाहता हूं कि जो सॉल्ट है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, क्योंकि इस बात से बहुत फर्क पड़ता है। अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, क्या तुम पानी को पी सकते हो? नहीं। अगर पानी बहुत ज़्यादा सॉल्टी है तो तुम पानी को नहीं पी सकते, और सॉल्ट अगर कम है तो तुम पी लोगे। जैसे समुद्र का पानी तुम पी सकते हो? नहीं। और गंदे नाले का? नहीं, वो भी नहीं पी सकते, ठीक है। तो वहाँ पे किसी न किसी चीज़ की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। गंदे नाले का जो पानी है उसमें भी जो काला गंध है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आप नहीं पी सकते। लेकिन अब उसी की कंसंट्रेशन माइन्यूट होती, गंदे नाला वाला पानी फिल्टर होकर आपके घर आ गया, तो बताओ पियोगे नहीं पियोगे? अरे मान लो फिल्टर कर दिया चलिए देखो यार, अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, इस बात से फ़र्क पड़ता है। और जब मैं कंसंट्रेशन शब्द सुनता हूं ना, तो मेरे दिमाग में सिर्फ सोल्यूट आता है कि भाई वो सोल्यूट ज़्यादा या कम। तो मेरे मन में आता है ये सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा या कम। कोई कहे मुझे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, कोई मुझे कहे सोल्यूट की कंसंट्रेशन, बात क्या है? सेम। कोई कहता है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बताओ, तो मैं ये झांक कर देखने लग जाता हूं उसमें सोल्यूट ज़्यादा है या कम है। मतलब कंसंट्रेशन होती है तो वो सोल्यूट की होती है। कंसंट्रेशन किसकी होती है? सोल्यूट। तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन को हम 9 तरीके से लिख सकते हैं। ये 9 मेथड हैं, ये 9 टर्म्स हैं जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन को बताते हैं। पहला, वेट बाय वेट परसेंटेज। दूसरा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगला है स्ट्रेंथ, उससे अगला है मोलैरिटी, फिर है नॉर्मेलिटी, फिर है मोलैलिटी, फिर है मोल फ्रैक्शन, फिर है पीपीएम। 9 तरीके हैं सिर्फ सोल्यूट की कंसंट्रेशन को पता लगाने के लिए। ये जो 3 है ना, ये परसेंटेज वाले हैं, ये बिल्कुल अलग है परसेंटेज वाले। वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फिर है स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम।
इसमें से जो इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हैं मैं वो आपको दिखा रहा हूं। वेट बाय वेट परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। दोस्तों ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सॉल्यूशन चैप्टर में बार बार काम आएंगे। ये चार की तो मैं गारंटी ले रहा हूं, ये बार बार काम आएंगे, ठीक है। और बाकी ज्ञान के लिए पढ़ लेंगे। मेन तो तुम नॉलेज को गेन करने के लिए बैठे हो, क्या तुम मार्क्स गेन करने के लिए बैठे हो या नॉलेज गेन? नॉलेज गेन ठीक है, नहीं सुनकर अच्छा लगा। आप भी नॉलेज गेन करने के लिए, मार्क्स गेन, नॉलेज जैसे आप बोलते हो ना मुंह से नॉलेज, तो खुद को ही हंसी आती है आपको सबके साथ है, कोई सीरियस होकर ये बात बोल नहीं सकता। उतारिए, हम सिर्फ नॉलेज को गेन करने के लिए बैठे हैं, मार्क्स से आपका क्या लेना देना। हाँ बस फेल नहीं होना चाहिए देखो डिफरेंस क्या है, मैटर पता है क्या करता है। देखो लॉन्ग टर्म अगर आप लाइफ में देखो तो मैटर ये करता है कि तुम जाकर पढ़ते कितने हो, तुम सेल्फ स्टडी कितने आवर्स के लिए करते हो, ठीक है। अगर तुम्हें यहीं से हार्डवर्क की आदत पड़ गई तो लाइफ में आगे भी हार्डवर्क करते रहोगे, और लगातार हार्डवर्क करते रहोगे तो ये तो है सक्सेसफुल तो हो जाओगे, ठीक है। ये आदत यहीं से पड़ती है, 11-12 से ही आप आदत बना सकते हो, यही समय होता है। अब इसके बाद कॉलेज में जाओगे, मान लो तुम्हारी आदत ऐसी हो गई, जैसे बताता हूँ लोगों की क्या होती है, जैसे आज तुम गए उठाया नहीं, 10-15 दिन से आ रहे हो इधर और तुमने कुछ रिवाइज ही नहीं कर रहे, तो ऐसी आदत तुम्हारी कॉलेज में रहेगी, वहाँ भी कुछ नहीं सीखोगे, ठीक है। कभी भी लाइफ में तुम्हें कैसी भी अपॉर्चुनिटी मिली तो वहाँ पे भी तुम्हारा एटीट्यूड ना सेम रह जाएगा, बिल्कुल सेम। क्या है ना, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे कहीं आपकी इंटर्न होगी, कहीं आपकी प्लेसमेंट होगी, ठीक है, कहीं आपकी ट्रेनिंग चल रही है, तो वहाँ पे भी अगर आपका यही एटीट्यूड रहा तो वहाँ आप कैसे सक्सेसफुल बनोगे, ठीक है। तो ये इसलिए जरूरी है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मार्क्स ठीक है यार, पास होना है, मार्क्स अच्छे आ जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक मेहनत की आदत डालना वो इसी समय से आप शुरू कर सकते हो। कभी ना कभी तो लाइफ में देखो हर कोई बंदा कुछ ना कुछ करता ही है, सक्सेस तो हर बंदे को मिलेगी, किसी को लेट मिलेगी, किसी को जल्दी मिलेगी, लेकिन वो कितनी बड़ी मिलेगी कितनी छोटी मिलेगी वो आपकी मेहनत पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे अब यहाँ आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बोर्ड की कर रहे हो, सीयूटी की कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, जेई की कर रहे हो, तो एक समय ऐसा आएगा आप गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी करोगे, ठीक है, फिर किसी और एग्जाम की करोगे, तो वो एटीट्यूड मैटर करता है कि मेहनत कितनी करते हो, ठीक है। तो जाके ना कम से कम आदत बनाओ, मान लो आदत भी आप नहीं भी है तो शुरुआत करो 1 घंटे से, आधे घंटे से शुरुआत करो सिर्फ। अगर बिल्कुल हैबिट नहीं है तो आधा घंटा पढ़ना शुरू करो, ठीक है। 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो। आपके लिए जो ये कंटेंट है, अगर मैं तीनों सब्जेक्ट की बात करूं तो 2 से ढाई घंटे आपके लिए सफिशेंट है। कुछ भी आपको काम करना है यार, स्पोर्ट्स ज्वाइन कर रखा है या कुछ भी एक्स्ट्रा में आप कुछ करते हो तो अपना 2 घंटे सेल्फ स्टडी करके कर लो यार, ठीक है। लेकिन 2 घंटे में जब बोल रहा हूं जब आप रेगुलर हो, अगर आप एक बार इरेगुलर हो गए ना फिर वो आसानी से संभाला नहीं जाता, ठीक है, फिर प्रॉब्लम होती है। 2 घंटे आप कैसे ना कैसे करके निकाल लो, ठीक है। बेस्ट तो यही है 9 से 11, ठीक है। अब जाओगे जो भी अपना खाओगे पियोगे, ऐसा तो नहीं सो जाओगे, ठीक है ठीक है। ऐसा करो शाम को बस टाइम निकाल लो 2-3 घंटे का, ठीक है। और तो स्कूल टाइम में भी पढ़ते रहो। स्कूल कब से लग रहे हैं? कब? अभी तो नहीं ना है, कल से? कल? अभी तो आप कहते हैं आपका एग्जाम बचा हुआ एक, अच्छा हो चुके, किस किस के कंप्लीट हो चुके एग्जाम? ठीक है ठीक है, नहीं हुए, अच्छा इधर ही है। जब इसने हाथ खड़ा कर लिया, इसने आंसर शीट भी नहीं दी तो आप भी हाथ खड़ा कर लो हाँ हाँ, नहीं दोगे ना फिर भी पास होगे अब सच बता रहा हूं
हाँ चलो देखिए भाई, बिल्कुल शांत हो जाइए, सामने देखिए। परसेंटेज की बात करता हूं, परसेंटेज की। दोस्तों सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म उठाया मैंने, वेट बाय वेट परसेंटेज। परसेंटेज की मैं बात करता हूं। परसेंटेज को कुछ मैं ऐसे समझाता हूं। मान लो 4 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करी एक बॉय और गर्ल में। बॉय और गर्ल में 4 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करी, बॉय को दे दी 3 और गर्ल को दे दी 1। ठीक है। किसी ने कहा बॉयज के पास जो चॉकलेट है उसका परसेंटेज निकालिए। किसी ने कहा जो बॉयज के पास चॉकलेट है उसका परसेंटेज निकालिए। तो देखो क्या होगा, ध्यान से सुनना। बॉयज के पास जितनी चॉकलेट हैं, परसेंटेज कैसे निकालोगे? बॉयज की चॉकलेट का परसेंटेज निकालना है। बॉयज के पास जितनी चॉकलेट है उसे डालिए ऊपर न्यूमरेटर में, नीचे डालिए टोटल चॉकलेट्स। और अगर आप निकालना चाहते हो परसेंटेज तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 में से मल्टीप्लाई कर दो जी, ये आ जाएगा 75%। मतलब देखो, जिसकी परसेंटेज निकालनी है, जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसको रखा ऊपर और जो टोटल है उसे रखा नीचे, और परसेंटेज निकालना है तो मैंने 100 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो ये तरीका है किसी की परसेंटेज निकालने का, ये तरीका है किसी की परसेंटेज निकालने का। वैसे परसेंटेज का मतलब क्या है? अगर टोटल 100 चॉकलेट होती तो बॉय को कितनी मिलती? 75। वैसे तो 4 चॉकलेट थी, 4 में से बॉय को कितनी मिली? 3। लेकिन परसेंटेज का ये मतलब है अगर चॉकलेट के नंबर्स 100 होते तो 100 में से 75 बॉयज को मिलती। परसेंटेज हमें यही बताता है, परसेंटेज ये बताता है कि अगर टोटल 100 होता तो उसमें से कितना रहता, टोटल 100 में से कितना होगा, परसेंटेज हमें यही बताता है। जैसे आपने एक क्लास टेस्ट दिया 20 मार्क का, उसमें से आपके 10 आए, कितने आए? 10। परसेंटेज कितनी? 50। परसेंटेज 50 है, ये तो नहीं है कि 100 मार्क्स का ही क्लास टेस्ट था। बस हाँ, अगर वही टेस्ट 100 मार्क्स का होता तो आप उसमें 50 मार्क्स सिक्योर करते। ये परसेंटेज का मतलब होता है। परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से कितना होगा। परसेंटेज का मतलब है दोस्तों 100 में से कितना होगा। अब जैसे ये वेट बाय वेट परसेंटेज, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला बना देता हूं। फॉर्मूला बनाना बहुत आसान है, फिर इसे डिफाइन कर दूंगा। देखना, फॉर्मूला बनाना बड़ा आसान है। देखो ये कह रहा है वेट बाय वेट, ऊपर भी वेट नीचे भी। एक बात तो समझ में आ गई, अगर वेट बाय वेट लिखा है ऊपर भी वेट आएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में वेट। मैं किसकी कंसंट्रेशन निकाल रहा हूं? सोल्यूट या सोलवेंट? सोल्यूट। मैंने कहा था यार नमक की तो बात करेंगे, पानी में नमक कितना है, कितना ज्यादा, किसका कम। सोल्यूट की कंसंट्रेशन की मैं बात करूंगा हमेशा। और अगर मैं सोल्यूट की कंसंट्रेशन की बात करूंगा तो जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसका वेट कहां डालूं? ऊपर। जैसे यहां देख, बॉय के द्वारा जो चॉकलेट मिली है, बॉय को जो चॉकलेट मिली है उसका परसेंटेज निकालना था, बॉय की चॉकलेट्स को डाला ऊपर। सोल्यूट की कंसंट्रेशन निकालनी है, सोल्यूट का वेट डालूंगा ऊपर। ऊपर डालूंगा, देखो मास ऑफ सोल्यूट, वेरी गुड, यह डाल दिया मास ऑफ सोल्यूट। नीचे आ जाओ, नीचे इधर था टोटल चॉकलेट्स, इधर क्या होगा? टोटल मास। एक बात बताओ, अगर मैं सोल्यूट और सोलवेंट को मिक्स कर दूं, अगर मैं सोल्यूट और सोलवेंट को मिक्स कर दूं तो मुझे टोटल क्या मिलेगा? मुझे टोटल सॉल्यूशन मिलेगा। दोस्तों सोल्यूट और सोलवेंट को मिलाकर हम बनाते हैं सॉल्यूशन। सोल्यूट और सोलवेंट को मिलाकर हम बनाते हैं सॉल्यूशन। तो नीचे होगा टोटल, नीचे होगा टोटल वेट। टोटल क्या है? सॉल्यूशन। तो यहां पे लिखूंगा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब दरअसल मान लो अगर आप ये सब काम लैब में कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि सोल्यूट तुम डाल रहे हो 5 kg 10 kg, केजी में थोड़ी ना, फिर तो ग्राम में डालोगे। ठीक है, अगर तुम लैब में ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो तुम थोड़े थोड़े अमाउंट में चीजें लोगे। ठीक है,
जैसे तुमने 5 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, ऐसा तो नहीं है तुमने 5 किलो सल्फ्यूरिक एसिड एकदम से डाल दिया, पूरी लैब बह जाएगी, ठीक है। ये काम तो तुम नहीं करोगे। तो कहने का मतलब है इनको इधर ग्राम में डालना, इसको भी इधर ग्राम में डालना, परसेंटेज है, परसेंटेज के लिए क्या करा था, इंटू 100, तो इधर भी परसेंटेज के लिए कर दिया हमने इंटू 100। अब दरअसल एक्चुअल मीनिंग इसका जानते हैं, एक्चुअल मीनिंग दोस्तों अब इसका जानते हैं। देखो भाई, मैंने सोल्यूट और सोलवेंट को मिक्स करके, मैंने बनाया सॉल्यूशन। सोल्यूट और सोलवेंट को मिक्स करके मैंने बनाया सॉल्यूशन, और इसके अंदर मैंने लिया दोस्तों 2 ग्राम सोल्यूट, सिर्फ 2 ग्राम सोल्यूट, ठीक है। और जब मैंने देखा ये सॉल्यूशन, तो इस पूरे सॉल्यूशन का जो वजन था दोस्तों वो 100 ग्राम है, 100 ग्राम। मैंने क्या करा, सोल्यूट सोलवेंट को मिक्स करके 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनाया, और 100 ग्राम के अंदर सोल्यूट के ग्राम कितने, 2। तो आपको बताऊं, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट के ग्राम होते हैं उसे ही वेट बाय वेट परसेंटेज कहते हैं। तो बताओ 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट के ग्राम कितने हैं, तो वेट बाय वेट परसेंटेज भी कितना है, 2। अभी तो बात कर रहे थे परसेंटेज का मतलब क्या है, 100 में से कितना, 100 में से कितना। तो अगर मैं 100 ग्राम का सॉल्यूशन बना दूं तो उसमें सोल्यूट के जो ग्राम प्रेजेंट होंगे, सोल्यूट के क्या प्रेजेंट होंगे, ग्राम, वही मेरा वेट बाय वेट परसेंटेज है। एक बात सुना मेरी, मान लो मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, जरूरी तो नहीं है कि वो 100 ग्राम का हो, वो कितने भी ग्राम का हो सकता है, लेकिन वैसा ही सॉल्यूशन में कितने ग्राम का बना लूं, 100। फिर उस 100 ग्राम के सॉल्यूशन में झांक कर देखूं, सोल्यूट के जितने ग्राम आएंगे वही क्या होगा, वेट बाय वेट परसेंटेज। जैसे सुनो, मान लो मैंने एक सोल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करा और मैंने 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनाया, उसके अंदर झांका, 12 ग्राम सोल्यूट के मिले, कितने ग्राम, 12। पता वेट बाय वेट परसेंटेज कितना, 12। 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट के ग्राम प्रेजेंट होंगे वही आपका वेट बाय वेट परसेंटेज है। तो इसे दोस्तों हम डिफाइन कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। देखो वेट बाय वेट परसेंटेज क्या है, इट इज, जितनी सुंदर राइटिंग में मैं लिख रहा हूं ना, इतने आप लिखिए, बिल्कुल सेम। इट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। किसी तरह की आवाज नहीं आया, डिस्टर्बेंस नहीं चलेगी। इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब जैसे देखो समझने के लिए ये क्या कह रहा है, सवाल देखो, 10 ग्राम ग्लूकोज इज मिक्स्ड विद वाटर टू फॉर्म 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। दोस्तों 10 ग्राम ग्लूकोज को पानी में मिला दिया और 100 ग्राम सॉल्यूशन का बना दिया। 10 ग्राम ग्लूकोज को पानी में मिला दिया, 10 ग्राम ग्लूकोज को पानी में मिला दिया और 100 ग्राम सॉल्यूशन बना लिया, 100 ग्राम सॉल्यूशन बना लिया। सुनते रहना, इसके अंदर 10 ग्राम ग्लूकोज है, 10 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है। अब हमें बताना है वेट बाय वेट परसेंटेज। देखो वेट बाय वेट परसेंटेज पूछा, सीधा फॉर्मूला लिखो। अब सुनो, वेट बाय वेट परसेंटेज सीधा फॉर्मूला। सर फॉर्मूला, अच्छा बताओ, सोल्यूट की कंसेंट्रेशन निकाल रहे हो, ऊपर किसका वेट, सोल्यूट, तो ऊपर लिखते हैं मास ऑफ सोल्यूट। सुना, मास ऑफ सोल्यूट, सुनते रहना, मास ऑफ सोल्यूट। नीचे टोटल का होता है, नीचे होता है टोटल का, टोटल तो सर सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। सर परसेंटेज है, अगर परसेंटेज है तो क्या आएगा,
इंटू 100। अगर परसेंटेज है तो इंटू 100 आएगा, अगर दोस्तों परसेंटेज है तो इंटू 100 आएगा, अगर परसेंटेज है तो इंटू 100 आएगा। चलिए बहुत खूब। अब ध्यानपूर्वक सुनो मेरी बात, बताना जी। मास ऑफ सोल्यूट 10, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 इंटू 100 10। भाई वेट बाय वेट परसेंटेज 10 आ गया। और देख लो इसका मतलब क्या निकल रहा है, अगर 100 ग्राम का सॉल्यूशन है तो उसके अंदर कितने सोल्यूट के ग्राम है, 10। तो कुल मिलाकर तो बात एक ही है, 100 ग्राम के सॉल्यूशन के अंदर जितने सोल्यूट के ग्राम होंगे वही आपका क्या होगा, वेट बाय वेट परसेंटेज, वही आपका क्या होगा, वेट बाय वेट परसेंटेज। जैसे यहां से थोड़ा सा आप समझोगे, थोड़ा थोड़ा यहां से समझोगे, 10 ग्राम NaCl के अंदर 40 ग्राम पानी मिला दिया, 10 ग्राम NaCl के अंदर 40 ग्राम पानी मिला दिया, तो बताओ जब इनको मिक्स करेंगे, 10 ग्राम नमक और 40 ग्राम पानी को मिक्स करेंगे तो कितने ग्राम का सॉल्यूशन बनेगा। इनको जब मिक्स करेंगे, इनको जब ऐड करेंगे तो 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। आपसे पूछा है वेट बाय वेट परसेंटेज, आपसे पूछा है वेट बाय वेट परसेंटेज। सर वेट बाय वेट परसेंटेज पूछा है, मैं तो जानता हूं इसका फॉर्मूला क्या है। सर मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज है सर, अगर परसेंटेज है तो इंटू 100 है, परसेंटेज है तो सर इंटू 100 है। अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल गौर से ध्यान से। मास ऑफ सोल्यूट, जो भी मेरा 50 ग्राम का सॉल्यूशन बना उसमें सोल्यूट का मास कितना है, जो कम क्वांटिटी में वो क्या है, जो कम क्वांटिटी में वो क्या है, सोल्यूट, और जो ज्यादा क्वांटिटी में वो सॉल्वेंट। मास ऑफ सोल्यूट पता, मिक्सचर में सोल्यूट का मास कितना, 10। भाई नमक तो 10 ही ग्राम है, चलो 10, लेकिन सॉल्यूशन कितने का है, 100 का है, 50। अरे यार सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट 10 प्लस 40 50 है मास सॉल्यूशन का, मास ऑफ सॉल्यूशन है 50 ग्राम, परसेंटेज है तो इंटू 100, परसेंटेज है इंटू 100। दोस्तों 0 से 0 कटा, 100/5 कितना है, 20। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, वेट बाय वेट परसेंटेज आ गया 20, इस 20 का मतलब क्या है, हाँ अगर यही सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन की चर्चा एग्जामिनर कर रहा है, अगर यही सॉल्यूशन जो आपको 50 ग्राम का दिखाई दे रहा है, यही सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम का होता, कितने ग्राम का होता, 100, तो उसमें से सोल्यूट के ग्राम कितने होते, 20। यही सॉल्यूशन जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर दोस्तों यही 100 ग्राम का होता तो उसमें सोल्यूट के 20 ग्राम होते, वो दिखाई भी दे रहा है। 50 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना है, 10। 100 ग्राम का जो सॉल्यूशन होगा दरअसल वो इसका डबल होगा, बिल्कुल डबल। जो 100 ग्राम का सॉल्यूशन होगा वो इसका क्या होगा, डबल। तो सब कुछ डबल कर दो ना, सोल्यूट भी डबल कर दो, 10 का जब डबल करोगे सोल्यूट कितना आएगा, 20। ठीक है, तो वेट बाय वेट परसेंटेज क्या देता है भाई, अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम का है तो उसमें से सोल्यूट के कितने ग्राम हैं, उतारे, सब उतारो फटाफट, सब आएगा। टेंशन मत लो, सब कुछ आएगा। इस बार तो वन शॉट्स की भी प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की समस्या आपको नहीं आएगी, सब कुछ भगवान अच्छा करेगा किसी तरह के बस डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। उतारिए। H2O के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं, यस। कैसे, वैसे देखो वो मोल्स वाला आपको कभी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हालांकि मैं बता देता हूं, 40 मास है पानी का, पानी का मोलर मास कितना होता है, 18।
पानी का मोलर मास कितना होता है 18। तो अगर मैं मोल से देखूं, मास बाय मोलर मास, ये है पानी के मोल्स। इधर आ जा, NaCl का मोलर मास कितना है, सोडियम का 23, अरे एटॉमिक वेट ऐड कर दो, क्लोरीन का 35.5, ये होता है 58.5। तो इसके मोल्स कैसे होंगे, मास बाय मोलर मास। अब बता, पानी के तो ज़्यादा है मोल्स भी, ठीक है। तो दरअसल आपको वहाँ तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो मैं कह रहा था ना, सोल्यूट सोल्वेंट को देखना है तो मोल से देख लो, वहाँ आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उस तरह के सवाल नहीं आते। सिंपल सी बात है, हम तो इतना लॉजिक लगाते हैं, जिसका मास कम है वो क्या है, सोल्यूट, और जिसका मास ज़्यादा है सोल्वेंट, और ऐसा हर बार होता है, ठीक है। थैंक यू, कल मिलते हैं।